औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, welcome to physics class second year. I am your physics teacher Mohammad Rafaqat, Principal Pride Science College तलागंग। स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है नंबर 12। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे और में इसमें डिस्कस हम करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़ है? इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस फिज़िक्स के अंदर इसका रोल क्या है। बच्चे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मीन इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने चार्जेस को रेस्ट की फॉर्म में डिस्कस करना है। मीन बच्चे, इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि फिज़िक्स जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है, इसमें एक बड़ा बेहतरीन जो है ना वो एक अरेंजमेंट है कि इसमें हर एक चैप्टर के बाद दूसरा जो चैप्टर आने वाला चैप्टर है उसका पहले से बड़ा लिंक होता है। मीन पहले चैप्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन के सारे चार्जेस को आपने रेस्ट की फॉर्म में डिस्कस करना है। जैसे ही आप सेकंड चैप्टर पे जाओगे तो उसमें आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे। मीन के आपने सारे के सारे जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स पढ़ने हैं वो अपने चार्ज को मूव करवाना है। मीन करंट के बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। थर्ड अप टू सो ऑन, ये इस तरह से हर चैप्टर पहले चैप्टर से लिंक करेगा। तो इसलिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस छोटी सी देना चाहता हूँ कि भाई जितना भी आपने टॉपिक्स चलते जा रहे हैं तो इनको सही तरह से तैयार करेंगे तो नेक्स्ट आपको समझ आएगा। पहला टॉपिक अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो सेकंड आपको बहुत इजी होगा उसको समझने के लिए, बड़ा आपको जो ना इजी फील करेंगे आप। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। पहले हम चैप्टर की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। फर्दर फिर हम जाएंगे कि इसके अंदर टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो बच्चे, सबसे पहले हम अगर आप देख रहे हो तो इसको डिफाइन करें तो सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे, इसको हम अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सारे के सारे चार्जेस को रेस्ट की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मीन क्या है कि फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बच्चे, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। फर्दर मैं डिस्कस करता हूँ कि चार्ज है क्या चीज़, क्योंकि हमने सेकंड ईयर की फिज़िक्स में चार्ज को मोस्टली डिस्कस करना है। तो हम चार्ज को पहले समझेंगे कि चार्ज है क्या चीज़ है। तो चार्ज से पहले एक बात सुन लीजिएगा, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अपने गिर्द फील्ड ज़रूर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये जैसा कि आपको फिग में भी दिखाया गया है, ये आप अगर देख रहे हो बच्चे तो फिग के अंदर ये आपको चीज़ क्लियर दिखाई हुई है। जैसे ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसके गिर्द आपको एक जो है ना फील्ड सा नज़र आ रहा है। तो सो सिंपल कि चार्ज कोई भी होगा वो एक फील्ड रखेगा, वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। इसके बारे में हम कि पहला टॉपिक है बच्चे हमारा कंटेंट्स के अंदर टॉपिक नंबर 12.1। इसमें हम पहले सबसे पहले देखेंगे चार्ज क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक बेसिकली कूलम लॉ का है, क्योंकि चार्ज सारा आगे आपने डिस्कस करना है, आपने पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको चार्ज के बारे में यहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आपको जब भी चार्ज वर्ड चार्ज आपके सामने अगर आता है तो आपको समझने में ईजी हो। फिर कूलम फोर्स हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ देखेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्सेस देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे कूलम लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। और लास्ट बच्चे जो है ना ये चीज़ ज़रूर समझें, कूलम लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फ़र्क क्या है। तो इस सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चार्ज को। चार्ज क्या है बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ रहे होते हैं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर अक्सर इसके बारे में पढ़ा भी है कि चार्ज जो है ना वो आप शायद इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को बेसिकली आप चार्ज कंसीडर करते हो या चार्ज समझ रहे होते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चे। आपने समझना है कि चार्ज बेसिकली इट्स नॉट अ मैटर या इट्स नॉट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये मैटर पार्टिकल नहीं है चार्ज, या चार्ज को इटसेल्फ हम कहें कि ये मैटर है या फिर ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल के ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे इंसानों में कुछ खूबियाँ खामियाँ होती हैं, कुछ इंसानों की कुछ स्पेसिफिक खूबियाँ होती हैं या खामियाँ होती हैं, इस तरह चार्ज भी क्या है, किसी भी मटेरियल के ऊपर किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर एक खुफिया किस्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम चार्ज का नाम देते हैं। चार्ज हम कहें कि इलेक्ट्रॉन चार्ज है या प्रोटॉन चार्ज है, ये बिल्कुल गलत होगा ऐसा कहना। हाँ, एक बात ज़रूर है, दीज आर चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज कैरियर, नेगेटिवली चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। प्रोटॉन की बात करें, वो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है। लेकिन ये हम कहें कि भाई ये चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये चार्जेस हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो चार्ज की यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन करें तो ये होगा द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर कंडक्टर। समझ आ गई बच्चे? अब अगर तो चार्जेस आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में ये बात बताई कि चार्जेस बहुत सारी नेचर के हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दो चार्जेस को अगर हम वो पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीन ये नेचर पे डिपेंड करता है चार्जेस की। दोनों अगर सेम नेचर के कहीं पे भी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मीन के जब भी ये जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं ना, मीन एक मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी का कोई दूसरा मटेरियल उसके करीब लेके आएंगे तो वो उसको रिपेल कर देगा। हाँ, अगर आप किसी अपोजिट चार्ज को करीब लेके आएंगे, अपोजिट प्रॉपर्टी को करीब लेके आएंगे तो वो ऑलवेज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चे बात समझ आ? तो हम यहाँ पे चार्ज को हमने समझ लिया कि चार्ज है क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इसी पॉइंट चार्ज को डील करने के लिए, डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लॉ पेश किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इसे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ये कूलम एक बेसिकली मिलिट्री इंजीनियर थे, जॉर्ज कूलम। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस लॉ को पेश किया और ये लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस को डील करता है। और इस लॉ के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि किस तरह चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। उस फोर्स, वो फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कूलम ने सारा ये डिस्कस किया। फिर ये इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ना हो, फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई मीडियम प्लेस करेंगे तब फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है, कहता है कि बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। क्या है, हर दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो किसी भी नेचर के चार्ज हों, उनके बीच में फोर्स होगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, उनकी नेचर के ऊपर। अब वो जो फोर्स उनके बीच में पाई जाती है ना बच्चे, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, दो चार्जेस के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब ही चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो चार्जेस की जब रेस्ट में होंगी, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स होगी, आया वो पॉजिटिव अट्रैक्शन की भी हो सकती है या रिपल्शन की भी हो सकती है। वो फोर्स कितनी होगी कूलम लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक। कूलम की लॉ की स्टेटमेंट को बच्चे यहाँ पे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। कूलम लॉ ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चार्जेस and electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between the charges। बच्चे अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, मीन चाहे वो पॉजिटिव ले लें या पॉजिटिव नेगेटिव ले लें, हर दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, कि उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर और उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस का स्केयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। मीन अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो फोर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी, अगर चार्ज मैग्नीट्यूड कम है तो डेफिनेटली फोर्स भी कम होगी। और उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन
अगर आप देखें आपने डिस्टेंस बढ़ा के 2 टाइम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को इसके बजाय यहाँ पे आर के बजाय ये जो आपको आर नज़र आ रहा है इसके बजाय मैं यहाँ पे 2r कर दूँ, तो बच्चे आप देखेंगे कि ये r के बजाय जब 2r आप प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे फोर्स जो है वो 4 टाइम के लिहाज से इसके अंदर वेरिएशन नज़र आएगी। यही बात जो है ना कूलम समझाना चाह रहे थे कि भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के बीच में उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के लिहाज से ये क्या करती है, वेरी करती है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ। हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं बच्चे। लेट अस से हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, ये एक चार्ज है Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब ये दोनों चार्जेस जो है ना रेस्ट की फॉर्म में हम इन्हें एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, तो जब करीब लेके आएंगे तो ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अब वो फोर्स किस तरह से, इस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकंड हम इसके साथ देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये इक्वेशन बन जाती है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। अब इसमें बच्चे K क्या है, ये K यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, इसे हम कूलम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये जो K है ना बच्चे, इसे हम कूलम कांस्टेंट का नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये मीन K की ये वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये वैल्यू ऑफ K है। और जब हम देखते हैं कि ये ε0 यहाँ पे जो आया है इसकी जगह पे, इसे हम परमिटिविटी कहते हैं कि अगर कोई भी दो चार्जेस के बीच में यहाँ पे अगर हम कोई भी स्पेस नहीं रखते, मीन यहाँ पे हम कोई भी इसके अंदर अगर कोई भी मीडियम प्लेस नहीं करते, तो देन यहाँ पे इस K की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/4πε0। ये परमिटिविटी होता है कि कितना दो चार्जेस परमिट करते हैं एक दूसरे को, या जो दरम्यान का मीडियम है वो कितना अलाउ करता है दो चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। ये परमिशन से निकला है। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें फ्री स्पेस के लिए, तो ये K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर इसके अंदर जो है ना फ्री स्पेस परमिटिविटी जो हम ε0 यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम इसकी वैल्यू ऐसा यूनिट के मुताबिक होती है 8.8454 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चे बात समझ आ रही है कि जब कोई भी दो चार्जेस में, इन दो चार्जेस के बीच में अगर हम कोई भी मीडियम प्लेस नहीं करते, तो देन क्या होता है कि हमारे पास उसके लिए हम ε0 यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई मीडियम प्लेस करेंगे तो उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि भाई मीडियम प्लेस करने पे किस तरह जो है ना हम उसको वैल्यू लेंगे, या मीडियम की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। अब एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं कि मज़ीद कि भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम, कूलम लॉ की जाहिर सी बात है, कूलम जो फोर्स है ये बेसिकली कुछ ना कुछ ना डायरेक्शन भी रखेगी। हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हो कि दो चार्जेस हैं, अगर एक Q1 है, एक दूसरा Q2 है, ये वाले चार्जेस, अगर Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो उसे डिस्टेंस को हम r21 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो फोर्स होगी इसे हम क्या कहेंगे, F(21). 21 का मतलब क्या होगा, चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर। सिमिलरली जब चार्ज 2 फोर्स लगाएगा 1 के ऊपर, तो इसे लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, r(21), ये इसका दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, और इसमें हम लिखेंगे फोर्स को लिखेंगे F(12). बच्चे ये फोर्स आप देखेंगे, चार्ज अगर 1 जो फोर्स लगा रहे 2 के ऊपर उसको देखें, तो ये हमारे पास बनती है F(21) इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² और इनटू यूनिट वेक्टर r21। ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये बताता है कि इस टाइम जो चार्ज 1 है वो फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड जो हमारी पास फोर्स आती है वो है F(21). का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1-2 का मतलब यहाँ पे जो सेकंड फोर्स होगी वो 1-2 होगी, और उसमें हमें ये पता चलता है कि चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 के ऊपर। अच्छा बात समझ आ रही है, वो क्लियर है। तो मीन कि यहाँ पे अगर आप देखें दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। मीन के दोनों, ये बेसिकली म्यूचुअल फोर्स कहलाती है, कूलम फोर्स बेसिकली म्यूचुअल फोर्स कहलाती है। इसमें दोनों
चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। हमने वेक्टोरियल फॉर्म देख ली। अब हम देखते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में हम कोई भी मीडियम प्लेस कर दें। अच्छा, मीडियम अगर आप देखें तो उसमें अब मीडियम होता क्या है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है आपके सामने। इस जो ना इसको आप अपने पास नोट भी कर लीजिएगा कि किसी भी कोई भी दो चार्जेस के दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रखते हैं, कोई भी इंसुलेटर जो रखते हैं उसको मीडियम बोला जाता है। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक होता है। अब मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई भी आप जो है ना मैग्नेट हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई हम और इसके अलावा मीडियम प्लेस करेंगे तो देन इस मीडियम को जो हम प्लेस करेंगे तो इसको हम डिनोट करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, और इसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। मीन जहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है उसके साथ आप इस चीज़ को ऐड कर देंगे एप्सिलॉन आर को। अब ये एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या होगा, ये उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कीजिएगा कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये वाला, ये इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट लिखते हो उसके साथ आप इसका भी इजाफा करोगे, और ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी आगे जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू इस डाइलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ होती है। तो मीन आप जो भी डाइलेक्ट्रिक उन दो चार्जेस के बीच में पुट करोगे उसकी वैल्यू आपने क्या करना है, वहाँ पे उस एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और जितना जितना आप डाइलेक्ट्रिक पुट करते जाओगे मीन इतनी इतनी फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बच्चे इसकी एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। आपने देखा था कि जैसे हम बात करते हैं कि दो बच्चों के पास दो अगर मैग्नेट हो तो वो अगर बिल्कुल बीच में कोई भी मीडियम नहीं प्लेस करेंगे तो वो मैग्नेट बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर उसके बीच में आप कोई भी मटेरियल रख देते हो, लेट्स से कि उसके बीच में बुक रख लेते हो, कोई पेज रख लेते हो, तो उसकी इस लिहाज से जैसे जैसे आप पेज बढ़ाते जाएंगे या मटेरियल बढ़ाते जाएंगे कोई भी सेंट्रल, तो उसमें जो मैग्नेट हैं उनकी फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब आप दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्लेस करोगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसकी फोर्स भी क्या करती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इसके लिए जो हमारे पास कूलम फोर्स की जो वैल्यू है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसको भी अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे अक्सर MCQs के अंदर ये बात पूछी जाती है कि अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए, इन्फिनिटी रख दी जाए, फोर्स कितनी होगी। अगर ये इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली फोर्स रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट कूलम लॉ, कूलम फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि इसी तरह का एक लॉ जो है ना वो इससे पहले भी मौजूद था, जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आप देखते हो कि भाई आपके पास दो हैवी मैसेज के लिए ये लॉ पेश किया गया था। ये आपके सामने इसकी जन्म स्टेटमेंट आ गई है। और इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी ये कहता था कि जितने भी हैवी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैसेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही था। अब दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो कूलम लॉ है ये बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए, और ये इसमें जो कूलम फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कूलम फोर्स जो है ये बेसिकली अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये चार्जेस को डील करता है रेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, और ये पॉइंट चार्जेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जबकि बच्चे हमारे पास जो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हैवी बॉडीज़ को डील करता है, जैसे स्पेस के अंदर जो हैवी बॉडीज़ हैं उनको डील करता है। और इसके दरमियान जो फोर्स होती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसमें रिपल्सिव नहीं होती। ठीक है, और एक चीज़ और डिफरेंस भी इसका नोट कर लें, जो आप कूलम लॉ के अंदर जो आप कांस्टेंट यूज़ करते हो के, वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर जो कांस्टेंट यूज़ होता है कैपिटल G, इसकी वैल्यू होती है बच्चे 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इसकी वैल्यू यूज़ की जाती है, और ये इन दोनों में डिफरेंस था। होप्स हो कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। बच्चे अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है,
और आई विल आंसर यू। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।